हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स या एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पार्ट थर्ड में क्या पढ़ा था। ठीक है, लास्ट में हम क्या पढ़ा था सब। तो हम लोग ने लास्ट में ये देखा था, कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में देखा था। कोलिनर्जिक ड्रग्स को दो पार्ट में बांटा था हम लोगों ने, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोलिटिक्स। ठीक है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स को फर्दर दो पार्ट में बांटा था, डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये कंप्लीट कर लिया था, डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोगों ने 4 ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, पिलोकार्पिन, बेथानिकॉल, मिथाकोलिन एंड कार्बाकॉल। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक है, ये काम कैसे करता है जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, लेकिन हल्का सा आपको बता देते हैं कि ये एसिटाइल कोलिन को इनडायरेक्टली बढ़ाएगा। मतलब कैसे बढ़ाएगा एसिटाइल कोलिन को इनडायरेक्टली बढ़ाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज रहता है, जो क्या करता है, अगर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पर वर्क कर गया तो और काम करने के बाद जो बचता है तो उसको डिग्रेड कर देता है। नॉर्मल ये होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर दे देंगे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर दे देंगे, तो ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर को इनहिबिट कर देगा। तो अगर इसको इनहिबिट करेगा तो एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। अगर डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, बार बार रिसेप्टर से बाइंड होता रहेगा और कोलिनर्जिक एक्शन मिलता रहेगा। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अब इनडायरेक्टली एक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स या एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। इसको फर्दर हम दो पार्ट में बांटते हैं, रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। ठीक है, बेसिकली हम इसको क्लिनिकली यूज करते हैं, रिवर्सिबल वाले को क्लिनिकली यूज करते हैं, इरिवर्सिबल वाले को नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते रिवर्सिबल वाले को? क्योंकि हम परमानेंटली इनहिबिट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं, तो हम रिवर्सिबल ही यूज करते हैं। ठीक है, इसको फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल का एग्जांपल क्या है, फाइजोस्टिग्मिन, और वाटर सॉल्युबल का है नियोस्टिग्मिन। ठीक है, नियोस्टिग्मिन एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है और फाइजोस्टिग्मिन प्लांट से ऑब्टेन होता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फाइजोस्टिग्मिन क्या है, एक टर्सरी अमाइन है, और नियोस्टिग्मिन क्या है, एक क्वाटरनी अमाइन है। टर्सरी अमाइन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन से 3 कार्बन बाइंड होंगे, और क्वाटरनी अमाइन का मतलब है नाइट्रोजन से 4 कार्बन अटैच होंगे। ठीक है, या ये बोल सकते हैं 3 एटम्स आर अटैच टू द नाइट्रोजन, आइदर 4 एटम्स अटैच टू द नाइट्रोजन। ठीक है, और लिपिड सॉल्युबल क्या होते हैं, हमने जनरल फार्मा में कंप्लीट किया कि ये नॉन आयनाइज्ड होते हैं, और वाटर सॉल्युबल क्या होता है, आयनाइज्ड होते हैं। हमने ये सब जनरल फार्मा में पढ़ लिया। अगर आपको याद नहीं आ रहा या आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो मैंने लिंक डाल दूंगा, वो उसको देख लीजिएगा, या आप सीधा याद ही कर लीजिए। मैं तो चाहूँगा कि आप याद ही कर लीजिए, लिपिड सॉल्युबल क्या होता है, नॉन आयनाइज्ड होता है, और वाटर सॉल्युबल क्या होता है, आयनाइज्ड होता है। और ये भी जनरल फार्मा हम लोग पढ़ा था, लिपिड सॉल्युबल क्या करता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो फाइजोस्टिग्मिन किसको, जीआईटी को क्रॉस कर सकता है, जीआईटी की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। फाइजोस्टिग्मिन ब्लड ब्रेन बैरियर की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। फाइजोस्टिग्मिन पीपल की कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अगर फाइजोस्टिग्मिन जीआईटी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो हम इसको क्या ऑरली दे सकते हैं ना, ऑब्वियसली ऑरली दे सकते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल नियोस्टिग्मिन क्या जीआईटी को नहीं क्रॉस कर सकता वो, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो हम इसको नहीं देते, ऑरली नहीं दे सकते, इसलिए हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता, अगर ब्लड ब्रेन बैरियर की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता तो हमें सेंट्रल इफेक्ट देखने को मिलेगा सीएनएस में, ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नियोस्टिग्मिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, तो सेंट्रल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और पीपल में क्या होगा, कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो क्या हम इसको एक आई ड्रॉप की तरह यूज करते हैं, तो हम इसको यूज ग्लाइकोमा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं बेसिकली। और पीपल क्या है, क्रॉस नहीं कर पाएगा मेम्ब्रेन, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है नियोस्टिग्मिन, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा पुपिल पे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है फाइजोस्टिग्मिन में और नियोस्टिग्मिन में। ठीक है, अब हम देखेंगे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो हम उसके लिए कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, फाइजोस्टिग्मिन। फाइजोस्टिग्मिन क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, और ये मेम्ब्रेन क्रॉस करती है, कॉर्नियल मेम्ब्रेन क्रॉस करती है, और मियोसिस एक्शन प्रोड्यूस करती है। मियोसिस एक्शन प्रोड्यूस करेगी तो क्या हो जाएगा, हम किसके लिए यूज करते हैं, इसलिए हम एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करिएगा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए हमने एक और ड्रग्स पढ़े थे, कौन सी, याद करिए, पिलोकार्पिन। लेकिन याद रखिएगा, पिलोकार्पिन हमने कहाँ पढ़ा था, वो डायरेक्टली एक्टिंग के लिए पढ़ा था, और लेकिन यहाँ पर के लिए क्या है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए
फाइजोस्टिगमिन है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग, तो एट्रोपिन होता क्या है? एट्रोपिन क्या है? एक मस्कर्निक रिसेप्टर ब्लॉकर है। क्या करे? ये M1, M2, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है अगर इसका पॉइजनिंग हो गया तो, ठीक है। लेट सपोज अगर पॉइजनिंग हो गया, इसका एट्रोपिन का पॉइजनिंग हो गया तो क्या कर देगा? किसको ब्लॉक कर देगा? M1, M2, M3 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और जैसे अगर M2 रिसेप्टर ब्लॉक हुआ, M2 रिसेप्टर ब्लॉक हुआ तो क्या हो जाएगा? टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। और M3 रिसेप्टर ब्लॉक हुआ, अगर M3 रिसेप्टर अगर GIT में ब्लॉक हुआ तो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर M3 रिसेप्टर अगर ग्लैंड्स में ब्लॉक हुआ तो क्या हो जाएगा? सिक्रेशन खत्म हो जाएगी। पता है ना, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो हमें इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए? ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस रिसेप्टर को क्या करना पड़ेगा? स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो अगर इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एसिटाइलकोलिन चाहिए, बिल्कुल चाहिए ना एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाएंगे तब नहीं ये रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। तो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए एसिटाइलकोलिन कैसे बढ़ाएंगे? तो हम वो क्या देंगे? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग्स देंगे, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग्स देंगे तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा। तो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा और पॉइजनिंग ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अब एक चीज़ और नोट करिएगा, ये जो एट्रोपिन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करता है। अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है तो ये ब्रेन में भी पॉइजनिंग कर सकता है। तो ब्रेन में पॉइजनिंग हमने पढ़ा था कि M1, M2, M3, M4, M5, M1 से M5 तक ब्रेन में सारे रिसेप्टर होते हैं। अगर ये ब्रेन में जाके अगर पॉइजनिंग किया तो क्या हो जाएगा? हमें साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे, सीजर्स हो सकता है, मे बी सीजर्स आने लगेंगे, ठीक है। मतलब तो इसका मतलब क्या है कि एट्रोपिन क्या करता है? पेरीफेरी में भी साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है और CNS में भी CNS साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है। तो हमें ऐसी ड्रग्स देनी है जो दोनों को ठीक कर दे, मतलब CNS के साइड इफ़ेक्ट को भी ठीक कर दे और पेरीफेरी में जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है उसको भी ठीक कर दे। तो हमारे पास ऐसी ड्रग्स कौन सी है? यस, हमारे पास फाइजोस्टिगमिन है। तो फाइजोस्टिगमिन क्या है? ये 50% ब्रेन में जाती है और 50% पेरीफेरी में रुक जाती है, ब्रेन के बाहर रुक जाती है। तो ये फाइजोस्टिगमिन अगर 50% ब्रेन में गई तो ब्रेन में जाके क्या करेगी? ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगी। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को अगर इनहिबिट कर दिया तो हमारा एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा। अगर एसिटाइलकोलिन बढ़ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेन का सिम्टम ठीक हो जाएगा। और 50% ब्रेन के बाहर रुक जाती है, तो ब्रेन के बाहर भी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगी ये फाइजोस्टिगमिन। तो इनहिबिट कर देगी तो क्या होगा? हमारा एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा और हमारा सिम्टम्स ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए हम क्या ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग क्या है? फाइजोस्टिगमिन, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। पीछे से भी रिलेट करिएगा क्योंकि पीछे मैंने सारा कंसेप्ट बताया है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट का थोड़ा सा खेला है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेनाइल डेमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज। ध्यान से देखिएगा, सेनाइल का मतलब एज रिलेटेड होता है, डेमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो हमारा ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनट। क्या कहते हैं? हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनट। ये इसका फंक्शन क्या है? ये मेमोरी को एक्वायर करता है और रिटेन करने रखता है, ठीक है। और इस एरिया में कोलिनर्जिक न्यूरॉन का सप्लाई होता है बहुत ज़्यादा। कौन से एरिया में? बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनट में कोलिनर्जिक न्यूरॉन का सप्लाई होता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन का सप्लाई का मतलब एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा अगर एसिटाइलकोलिन अगर ज़्यादा है तो ठीक है, हमारा मेमोरी रिटेन है। तो इसमें क्या होता है? एज बढ़ने के साथ, जैसे ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, एज बढ़ने के साथ क्या होता है? हमारा कोलिनर्जिक न्यूरॉन डिजनरेट होने लगता है, डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर डिजनरेशन ज़्यादा हो गया, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में अगर डिजनरेशन हो गया कोलिनर्जिक न्यूरॉन का, तो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन अगर कम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? मेमोरी लॉस होने लगेगा, क्योंकि इसका फंक्शन क्या था? मेमोरी को एक्वायर करना और रिटेन करना। अगर एसिटाइलकोलिन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? हमारा मेमोरी लॉस होने लगेगा। तो ये कॉमनली कब देखा जाता है? ये कॉमनली 60 साल के बाद देखा जाता है, ठीक है। कॉमनली 60 साल के बाद ही देखा जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम ट्रीटमेंट एसिटाइलकोलिन बढ़ा देंगे किसी तरीके से तो हमारा मेमोरी रिटेन हो सकता है,
तो ठीक है, सबसे पहले हम फाइजोस्टिगमिन देखेंगे। फाइजोस्टिगमिन पहला लाइन क्या लिखा हुआ, नोट यूज्ड बिकॉज ऑफ पेरिफेरल एक्शन लीड्स टू साइड इफेक्ट। हम अभी यूज नहीं करते फाइजोस्टिगमिन। क्यों नहीं यूज करते, अभी हमने पढ़ा था जस्ट पहले ही, क्योंकि फाइजोस्टिगमिन कहाँ 50% ब्रेन में जाता है, अब 50% ब्रेन के बाहर रह जाता है। अगर ब्रेन में तो 50% जाएगा तो एसिटाइलकोलिन बढ़ा देगा, तो बढ़ा देगा तो हमारा तो ये तो ठीक हो जाएगा, हमारा जो एसिटाइलकोलिन ब्रेन में कम है वो तो ठीक हो जाएगा, मेमोरी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर एसिटाइलकोलिन बढ़ गया, क्योंकि फाइजोस्टिगमिन 50% बाहर रुकता है, अगर बाहर बढ़ गया तो ये क्या करेगा, ये M1, M2, M3 को स्टिमुलेट कर देगा। अगर M1 स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। अगर M2 स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। अगर M3 GIT में स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको फाइजोस्टिगमिन को यूज नहीं करते। समझ में आ गया फाइजोस्टिगमिन क्यों यूज करते हैं इसमें, सेनाइल डेमेंशिया में, ठीक है। अब टेक्रिन है, टेक्रिन वाज ड्रग ऑफ चॉइस। पहले ये ड्रग ऑफ चॉइस था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, सेंट्रल एक्शन है। मतलब ये 99% तो जाता है, ब्रेन में जाता है, एसिटाइलकोलिन बढ़ा देता है ये टेक्रिन, ठीक है, बढ़ा देता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है देखिएगा, साइड इफेक्ट क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है और हिपैटोटॉक्सिक, इन कुछ पेशेंट में हिपैटोटॉक्सिक होता है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब क्या है कि हम दिन में इस पेशेंट को 3 से 4 बार देते हैं दवाई। अब इस बीमारी में हम 3 से 4 बार देते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इस बीमारी में मेमोरी लॉस हो रहा है पेशेंट का, तो पेशेंट कैसे याद करके ले सकता है, नहीं ले सकता ना। तो इस वजह से हम पहले ड्रग ऑफ चॉइस था, अब नहीं है, ये हिपैटोटॉक्सिक भी करता है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नई दवाई आई है मार्केट में, एक डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन एंड गैलेंटामाइन, ठीक है। ये 3 दवाई है, ये लॉन्ग एक्टिंग भी है, ये नॉन हिपैटोटॉक्सिक भी है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन एंड गैलेंटामाइन, ठीक है। समझ में आ गया। रिसेंटली अल्जाइमर डिजीज़ के लिए एक और ग्रुप आई है जो कैसे काम करती है, NMDA को ब्लॉक करके काम करती है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है।